चलिए शुरू करते हैं। मैग्नेटिज्म एंड मैटर अपना एक फटाक से रिकैप कर लेते हैं। सो स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि मैटर होता है और मैटर एटम से बनता है, राइट? यही होता है ना? चलो एक बार माइक ऑन कर लेते हैं, ऐसे तो मुझे मजा नहीं आ रहा, माइक ऑन करके ही पढ़ाते हैं। हाँ, सो स्टार्टिंग में अभी, लेकिन आप एक चीज का ध्यान रखोगे, प्लीज अपना माइक ऑफ रखें सभी के सभी। ओके, सो जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने ये पढ़ा कि कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है। तो कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म के अंदर हम लोगों ने क्या किया था कि मैटर है, और मैटर किससे बना होता है? एटम से बना होता है। और एटम के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक एटम सोचो आप, और एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स मॉडल, इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस के अबाउट सर्कुलर पाथ में घूमता है, यस और नो? घूमता है नहीं घूमता? अब जब एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो क्या वो एक करंट कैरिंग लूप नहीं है? है कि नहीं? एक इलेक्ट्रॉन, बेटा ये न्यूक्लियस है, सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आपका सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक है? तो आप बोल सकते हो कि करंट इसके अपोजिट हो गया, ठीक है? तो ये करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव करता है ना, करंट कैरिंग लूप की तरह ये बिहेव कर रहा है। अब करंट कैरिंग लूप का आपको पता है क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ठीक है? मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? आई इंटू में ए, करंट इंटू में एरिया, राइट? तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन भी होता है, किधर से किधर लेते हो आप? करंट की डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल करते हैं, थंब जिधर पॉइंट करता है वो आपके मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होता है। और दूसरा आप बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह एक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है? मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है ना उसका, ठीक है? सो उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, सभी इलेक्ट्रॉन्स का मैग्नेटिक मोमेंट होता है। मैग्नेटिक मोमेंट आपस में जब एक वेक्टर क्वांटिटी जब जुड़ते हैं तो हो सकता है वो जीरो बन जाए और हो सकता है वो जीरो ना बने। ऑन दैट बेसिस हमारे पास जो मेजर मटेरियल्स निकल के आते हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अभी मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मैंने क्या बोला? एक एटम के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व की वजह से वो क्या, वो कैसे एक्ट कर रहा है? करंट कैरिंग लूप की तरह एक्ट कर रहा है। करंट कैरिंग लूप का एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है, और एक एटम के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे सोडियम का भी अगर आप देखो एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है? तो उसके अंदर सभी का मैग्नेटिक मोमेंट एड अप होके हो सकता है कि जो आपका नेट मैग्नेटिक मोमेंट है फॉर एटम जीरो बन जाए, और हो सकता है आपका नेट मैग्नेटिक मोमेंट फॉर एटम जीरो ना बने, ठीक है? अभी थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आइडिया कि जब जीरो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक डायपोल नहीं है। एटॉमिक डायपोल कब होगा? जब आपके पास उसके पास नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा, तभी तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल आएगा ना। तो यहाँ पर एटॉमिक डायपोल्स नहीं है, ठीक है? और यहाँ पर एटॉमिक डायपोल्स हैं, यानी एक एटम को आप एक डायपोल की तरह दिखा सकते हैं। कैसे दिखाएंगे फिर? एक एटम को आप ऐसे सर्कल से दिखाते हैं ना, उसको हम फिर ऐसे लाइन से दिखाएंगे, एरो से, जिसमें जिधर एरो पॉइंट कर रहा है वो नॉर्थ पोल हो गया, जिधर ये नीचे है इसको साउथ पोल बोलते हैं। अगर एक एटम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होता, इट मींस उस एटम को आप एक एटॉमिक डायपोल की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब अपनी पिक्चर्स में, डायग्राम्स में आप बोल सकते हैं कि ये एक एटॉमिक डायपोल की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है? ये बात सबको क्लियर है? ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने कुछ टेक्निकल टर्म्स भी करी थी। टेक्निकल टर्म्स में हम लोगों ने करा था जैसे कि, अब जैसे ये वाला जो केस था, जब आपके पास नेट मैग्नेटिक मोमेंट एटम का जीरो नहीं है, तो कोई भी अगर मैं मटेरियल ले लूं, फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक मटेरियल ले लिया, अब इसके अंदर जितने भी एटम थे, अब मैं उनको एरो से दिखा सकती हूँ क्योंकि उनका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं है, वो एक एटॉमिक डायपोल की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो मान लो ये आपके पास एरो से मैंने रैंडम ऐसे दिखा दिया। अब नेट मटेरियल का अगर आप किसी भी वॉल्यूम में मैग्नेटिक मोमेंट देखिए तो जीरो बनता है क्योंकि वो रैंडमली अलाइंड है। यस और नो? यस मैम। राइट। अभी देखो दोबारा से रिपीट करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसी के ऊपर सारा है, जो आपका पूरा लेक्चर है सारा इसी पे है कि भाई आपके पास एक एटम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट बनता है तो एटॉमिक डायपोल की तरह एक्ट करता है, जिसको हम एरो से दिखा देते हैं। अगर वो एटॉमिक डायपोल्स रैंडमली अलाइंड हैं तो आप बोलेंगे इस मटेरियल का अब नेट मैग्नेटिक मोमेंट
ऑफ मटेरियल 0 हो जाएगा। यस मैम। किसी भी वॉल्यूम में 0 बन रहा है। लेकिन अगर हम इसको एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रख देते हैं तो क्या होगा? आपको पता है एक बार मैग्नेट है, ठीक है, जिसका नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। अगर मान लो आप इसको एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो इसके ऊपर टॉर्क लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो उसको रोटेट करना चाहता है, राइट? तो जब ये रोटेट करेगा तो क्या होगा? जो ये रैंडम अलाइनमेंट है, अब इसके अंदर क्या होगा? ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में सेट होने लग जाएगा। अब सेट होएगा तो अब आप क्या ये बोलोगे कि इसके अंदर नेट मैग्नेटिक मोमेंट किसी भी वॉल्यूम में 0 होगा? जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आने लग जाएंगे तो किसी भी वॉल्यूम के अंदर नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं हो सकता ना। मान लो अगर मैंने इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, सपोज मैंने इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, दिस इज योर बी एक्सटर्नल, तो अब इसमें कैसे होगा? ये कुछ ऐसे अलाइन हो जाएंगे, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मतलब किसी आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में दिखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो टॉर्क की वजह से क्या होने लग जाएंगे? अलाइन होने लग जाएंगे। तो अब किसी भी वॉल्यूम को चेक करो, जैसे ये मैंने अगर वॉल्यूम चेक करा तो यहाँ पर जो है मैग्नेटिक मोमेंट नेट 0 नहीं बनेगा। अब यहाँ पर आपको 4 या 5 डायपोल दिख रहे हैं, यहाँ पर 10⁻20 की एटम्स जो है इस छोटे से वॉल्यूम के अंदर है, तो रैंडमली अलाइन थे स्टार्टिंग में, अब वो रैंडमली अलाइन नहीं है, पार्शियली अलाइंड है, जैसे कि अभी आदर्श ने बोला पार्शियली अलाइंड, ठीक है। तो वहां पर नेट मैग्नेटिक मोमेंट बन गया उनका, ठीक है। अब इसके ऊपर उन्होंने क्या बोला कि मैग्नेटाइजेशन हो गया। जब आपके पास वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ गया तो मैग्नेटाइजेशन हो गया। तो फिर उसके बाद हमने कुछ फॉर्मूलाज डिस्कस करे थे, इन फॉर्मूलाज से बाहर कोई भी न्यूमेरिकल नहीं बनना। पहला फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, I इज इक्वल टू क्या होता है? नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। जो भी आपके पास नेट मैग्नेटिक मोमेंट है डिवाइड बाय में वॉल्यूम। आपके पास मैग्नेटाइजेशन वेक्टर क्या बताता है बेटा? मैग्नेटाइजेशन वेक्टर क्या बताता है? मैम एक यूनिट के अंदर कितने मटेरियल कितने एक्सटेंट तक मैग्नेटाइज हो सकते हैं? नहीं वो तो ठीक है, बट अगर हम शब्दों की भाषा से देखें तो क्या होगा कि भाई वो एक मटेरियल कितना हद तक मैग्नेटाइज हुआ है, वही तो पता लग रहा है ना। जितना मैग्नेटाइज होगा पर यूनिट वॉल्यूम नेट मैग्नेटिक मोमेंट उतना ही ज्यादा आने वाला है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने बोला कि भाई स्पेसिमेन को या मटेरियल को जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मटेरियल के अंदर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनता है बी नेट इनसाइड मटेरियल, इनसाइड, वो दो कारणों पे डिपेंड करता है। एक तो होता है इंटरनल रीजन बी इंटरनल, प्लस में एक होता है आपके पास बी एक्सटर्नल। अब बी इंटरनल हम किससे बताते हैं? आई से बता देते हैं, और बी एक्सटर्नल हम किससे बताते हैं? एच से बताते हैं। एच क्या होता था बताओ जरा, व्हाट इज एच? मैग्नेटाइजेशन। मैम मैग्नेटिक फील्ड की कितनी कैपेबिलिटी है कि वो मैग्नेटाइज कर सकते हैं कितना किसी सब्सटेंस को? वेरी गुड, ये आपके पास है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, कि भाई जो आपने एक्सटर्नल फील्ड लगाया उसका कितना कैपेबिलिटी है टू मैग्नेटाइज द सब्सटेंस, उसको हम किस में मेजर करते हैं? एच में। और आपको एक बात ये समझ में आती है, उसका जितना कैपेबिलिटी है उतना ही तो आपके पास ये भी आएगा पर यूनिट वॉल्यूम, उतना ही तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ेगा कि जिसकी जितनी उसकी ताकत है इसको मैग्नेटाइज करने की, उतना ही तो आपके पास ये भी बढ़ता है। तो ये दोनों कनेक्टेड है। तो यहाँ से हमारे पास बी नेट का एक फॉर्मूला बनता है, बी नेट होता है आपके पास म्यू नॉट इंटू में एच प्लस में आई। अब यहां से भी हम इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, जो आई होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वो ताकत जो उसको मैग्नेटाइज कर रही है। सो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हम हटाते हैं तो आता है आपके पास सस्पेक्टिबिलिटी इनटू में एच, जिसको हम जीटा बोलते हैं। अब इस चीज को हम इसके अंदर दोबारा से पुट करते हैं तो बी की वैल्यू जो आती है आपके पास वो आएगी म्यू नॉट इंटू में एच प्लस में जीटा इंटू में एच, यानी कि फॉर्मूला बन जाता है म्यू नॉट इंटू में 1 प्लस में जीटा इंटू में एच। ये सबको क्लियर है? हाँ जी क्लियर है बेटा? अच्छा, यहां से एक चीज और निकालते हैं हम लोग, एक टर्म आती है रिलेटिव परमिएबिलिटी। इसको हम लोग क्या लिखते हैं? म्यू एम बाय में म्यू नॉट, जो कि हमारा सॉल्व होके आता है बी एम बाय में बी नॉट। म्यू एम की वैल्यू किसके बराबर होती है? म्यू नॉट इंटू में 1 प्लस में जीटा, ठीक है। और इसके बाद हम लोगों ने क्या लिखा था? हाँ, एक और फॉर्मूला बनता है म्यू आर इज इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस में 1 प्लस जीटा। सो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं पिछले लेक्चर के। अगर आपको ये समझ में आते हैं तो न्यूमेरिकल्स में तो कोई आता है तो आप मार नहीं खाओगे।
और आज का लेक्चर अब चलेगा हमारा थ्योरेटिकल, ठीक है। उससे पहले मैं आप लोगों का एक नॉलेज थोड़ा सा टेस्ट कर लेती हूँ, एक पोल करते हैं। मैं अभी एक पोल लॉन्च करूंगी और आप सभी उसका जवाब देंगे जो भी आपको सही लगता है। हाँ जी, कीजिए सभी। हाँ जी, बाकी सभी बच्चे एक बार इसको अटेम्प्ट करें। और किसको प्रॉब्लम है बी नेट में? हिमांशी। देखो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने पीछे डब्बे में दिखाया ना आपको, जिसमें आपके पास एटॉमिक डायपोल मूवमेंट है, फिर आपने एक्सटर्नल फील्ड लगा तो एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए। तो अब वो मटेरियल के अंदर की अगर आप बात करो तो अंदर में आपके पास एक्सटर्नल फील्ड की कितनी ताकत है उसको मैग्नेटाइज करने की, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो एटॉमिक डायपोल्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं? एटॉमिक डायपोल्स को खुद का भी तो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना बेटा। डायपोल क्या है? नॉर्थ और साउथ पोल जिसके अंदर है, नॉर्थ से फील्ड लाइन निकलेंगी और साउथ पोल के साथ अंदर एंटर करती है। मैम हो गया, कर दिया पोल। कितना आया आंसर? मैम 10 to the power 5 आ रहा है वैसे। यस, वेरी गुड अलीशा। 10 to the power 5 सिंपल फॉर्मूला है। मैग्नेटाइजेशन वेक्टर क्या होता है? नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। अब नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है आपके पास? कितना आप लोगों ने निकाल लिया होगा, वैल्यू दे रखी है ना हमारे क्वेश्चन में। यस मैम। कितनी वैल्यू है? ये रही 4। और वॉल्यूम की जगह आप क्या पुट करोगे? 10 into 4 into 1 into 10 to the power -6, क्योंकि वो सेंटीमीटर में गिवन है ना। यस मैम। राइट, तो आपके पास इसका आंसर कितना आ गया? 10 to the power 5। हमारे पास सिर्फ 34 वोट्स आए हैं 5 और 31 वोट्स जो है करेक्ट आंसर्स हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? अब आज का लेक्चर शुरू करें। यस मैम। जो भी आज पहली बार आए हैं आप ध्यान से सुनना। वो थोड़ा सा पार्ट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप उसको दोबारा से देख सकते हो, ठीक है। पिछले लेक्चर में सारा डिटेल में समझाया था और वो थोड़ा सा लेंदी लेक्चर है, सो उसको 5 मिनट में रिवाइज कराना तो बहुत मुश्किल है। आप एक बार वहां जाकर देखो। और हिमांशी एक बार क्लास के बाद रुक जाना बेटा, मैं आपको बी नेट डिटेल में दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। अच्छा, ये जिन्होंने हैंड रेज किए हुए सबका प्रॉब्लम है क्या? मैम आपने तो कहा था हैंड रेज करने के लिए। मैम। काउंट कर लो बेटा, हाथ में दर्द हो गया होगा, दर्द हो गया ना? बहुत हैंड रेज होते थे मेरे भी क्लास में, बहुत शरारतें करी है मैंने भी, ठीक है। चलो अभी आ जाओ, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस और डायमैग्नेटिज्म। थक गया ना, आई नो। देखो सारी चीज मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, अब बस आपको सुनना है आराम से। एक मैटर है, मैटर में एटम होता है, एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करें तो इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से वो करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव कर रहा है, यानी उसके पास क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट है। अब एक एटम के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, अगर उन सभी इलेक्ट्रॉन्स का मैग्नेटिक मोमेंट्स का सम अगर 0 बन जाता है तो एक एटम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा ना। और एक एटम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो गया तो क्या हम उसको एक एटॉमिक डायपोल बोल सकते हैं? सोचो जरा। नो मैम। नहीं बोल सकते ना। एटॉमिक डायपोल बोलने के लिए जरूरी है उसके पास नेट मैग्नेटिक मोमेंट हो। अभी ऐसे substances whose magnetic moment of all atom is 0, then these are called diamagnetic substance and phenomena is called diamagnetism। ठीक है, जो आपके पास एटम का जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 बन जाए, हर एक एटम का 0 हो गया मटेरियल के अंदर, इसका मतलब तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम लोग? डायमैग्नेटिज्म। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपके पेपर में डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि ये बताओ ये वाला जो मटेरियल है वो डायमैग्नेटिक है या नहीं। तो जैसे आपके पास N2 नाइट्रोजन एट STP, NaCl एंड कॉपर, ये कॉमन है, ज्यादातर पूछे जा सकते हैं। क्लियर है ये चीज सबको? यस मैम। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अभी देखो क्या होगा अगर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर आपने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। अभी उसके पास एटॉमिक डायपोल होता तो टॉर्क लग जाता। अगर एटम्स के पास एटॉमिक डायपोल होता तो क्या होता? नॉर्थ जो पोल है वो फील्ड के अलोंग जो है सेट होना चाहेगा, यानी नॉर्थ से साउथ वो ऐसे रोटेट करेगा, टॉर्क लगेगा, फील्ड लाइन के अलोंग सेट होना चाहेगा ना। लेकिन अब एटॉमिक डायपोल तो है ही नहीं, तो आपके पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसको घुमा तो नहीं सकता, पहली बात। दूसरी बात, यहां आ जाओ। एज वी नो एन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दो चीजें होती है। पहली मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी, एटॉमिक डायपोल अलाइन होते हैं विद मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन हमारे डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में एटॉमिक डायपोल है ही नहीं,
सो अलाइन क्या होंगे? तो पहला पॉइंट तो हमारे डायमैग्नेटिज्म पे वैलिड ही नहीं है। अब दूसरा पॉइंट क्या, मैं डायग्राम आपको क्लियर करूंगी, दूसरे पॉइंट पर आ जाओ। There occurs induced dipole in any substance on applying external magnetic field. These induced dipoles opposes the external field. अभी उसका ओरिजिनल मैग्नेटिक डायपोल एटॉमिक डायपोल नहीं है, बट उसमें बन जाता है। कब बनता है? अभी इस पिक्चर को देखो। ये मान लीजिए आपके पास एक एटम है और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स है। मान लीजिए आप एक एटम के पास मान लो 2 इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट बन रहा है इस डायरेक्शन में, और एक इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से इधर बन रहा है। आपको याद है मैंने पिछली बार आपको बताया, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो क्या बनता है? वो एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। लेकिन जब आपने इसको एक अलग से मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो हम एक लॉ पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर, कि अब इसका जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आपने लगाया है, अब इसको अपोज करने वाला फील्ड इसके अंदर क्रिएट हो जाएगा, इन लूप्स के अंदर क्रिएट होगा। ठीक है। लेंज लॉ क्या कहता है? लेंज लॉ ये कहता है कि जो भी आपके पास यहाँ पर चेंज हो रहा है, जैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया, आपने फील्ड लाइंस लगाई, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका चेंज हो रहा है। तो अभी हमारा जो ये लूप्स थे, इसके अंदर करंट ऐसे दौड़ेगा कि हमारा जो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है उसको अपोज कर दे। अब उसको अपोज करने के लिए आप ये सोचो कि आपको एटॉमिक डायपोल्स का इधर नॉर्थ पोल होना चाहिए, इधर साउथ होना चाहिए। नॉर्थ से फील्ड लाइंस निकलती तभी तो वो अपोज होगा ना। ये अपोज कब होगा? जब इस डायरेक्शन में यहाँ पर नॉर्थ पोल होगा। जैसे ये वाटर दिखा रहा है, आपका जो नॉर्मल पानी आप लोग पीते हो ना, ठीक है, ये पानी के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। पानी जो है वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, लेकिन जब आप उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके अंदर इंड्यूस होता है डायपोल मोमेंट इस तरह से कि जो आपके पास यहाँ इसको प्रोड्यूस कर रहा है ना, इंड्यूस डायपोल को प्रोड्यूस कौन कर रहा है? जो आपने एक्सटर्नल फील्ड लगाया है, इसको अपोज कर दे। आपका एक्सटर्नल फील्ड जो लगा है, इसको अपोज करने के लिए आपके जो डायपोल्स हैं वो इंड्यूस हो जाएंगे मटेरियल के अंदर। अब इसको अपोज करेगा कैसे? रिपल्शन होना चाहिए ना, तो इधर नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल, ऐसे नॉर्थ पोल क्रिएट हो गए, दूसरी तरफ साउथ पोल हो गया। सो नॉर्थ की फील्ड लाइंस अब इस वाले ओरिजिनल फील्ड को क्या करेगा? रिपेल करेगा ना। ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेंज लॉ के ऊपर डिटेल हम EMI में पढ़ेंगे। अभी ये समझ लो कि लेंज लॉ के कारण है, लेंज लॉ जो है आपका कारण है, जिसकी वजह से जब एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को आप एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखते हैं, तो वो जो ओरिजिनल फील्ड बना, जैसे पानी है, पानी के ऊपर आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया, अब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपोज करने के लिए पानी इंड्यूस कर लेता है डायपोल। इस तरह इंड्यूस करता है कि आने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपोजिशन मिले, तो यहाँ पर नॉर्थ और इधर साउथ क्रिएट हो जाता है। यानी आप ये भी बोल सकते हो कि एक्सटर्नल फील्ड को जो है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रिपेल करेगा, करेगा या नहीं करेगा? यस मैम। इंड्यूस डायपोल ऐसे सेट हो रहे हैं कि ओरिजिनल फील्ड को अपोज कर रहे हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की, एक्सटर्नल फील्ड को वो रिपेल करते हैं, फील्ड लाइंस को वो रिपेल करते हैं, अपने अंदर से पास नहीं होने देते हैं। ठीक है। सो ये मैंने पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो। अब आपको दोबारा से मैं बताती हूँ, जैसे 2 कारण। पहला कि अगर एटॉमिक डायपोल होता तो वो अलाइन होते, बट वो हमारे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में है ही नहीं, तो पहला पॉइंट वैलिड नहीं है। दूसरा पॉइंट जो मैंने ऐसे आपको एक्सप्लेन करा, तो यहाँ पर क्या होता है? इंड्यूस डायपोल मोमेंट बनते हैं जो कि ओरिजिनल फील्ड को अपोज करते हैं ड्यू टू लेंज लॉ। ठीक है। अब हमारे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में ये सेकंड जो पॉइंट है इंड्यूस डायपोल मोमेंट वाला, ये डोमिनेट करता है। इसका वैल्यू जरूर कम है, बट ये डोमिनेट करता है। ठीक है। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करते हैं। यस बेटा। मैम आप लास्ट स्लाइड में फ्लैग बना के लाए हो? क्या बना के लाई हूँ? फ्लैग। फ्लैग? अच्छा हाँ, देखो ये तो इंडिपेंडेंस डे वाली बात हो गई ना। ये मैंने बनाया नहीं, बट ये नेचुरली बन गया। ठीक है। क्या मस्त ऑब्जर्वेशन है। कौन बोल रहा था ये? मैम शालिनी। शालिनी, वेरी नाइस ऑब्जर्वेशन बेटा। हैप्पी इंडिपेंडेंस। मैम कल छुट्टी है। कल छुट्टी है बेटा। यू टू मैम। कल छुट्टी है, कल छुट्टी है। ये मैंने ना यहाँ पर आज विश कर देते हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। यस यस, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और हमारे फ्लैग के जो व्हाइट पार्ट में लिखा हुआ है, ये लेंज लॉ को मैंने स्टेट करा हुआ है, मतलब
लेंस लॉ क्या होता है, आप इसको पढ़ सकते हो, बट इसको डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी बस ये समझो कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में लेंस लॉ के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई करते हो उसी को अपोज करने के लिए उसके अंदर डायपोल इंड्यूस हो जाते हैं और उसकी वैल्यू थोड़ी कम होती है। ठीक है, सबको क्लियर है? मैम थोड़ी सी लेंस लॉ में कंफ्यूजन हो रही है। देखो लेंस लॉ मैं बता देती हूँ। देखो लेंस लॉ क्या होता है, लेंस लॉ स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर बाय चेंजिंग ए मैग्नेटिक फील्ड। अभी मान लो आपके कंडक्टर में कुछ भी करंट का डायरेक्शन था, वो ओरिजिनल डायरेक्शन था, जैसे सपोज यहाँ की मैं बात कर रही हूँ, ये पहले जो है इलेक्ट्रॉन एक ऐसे घूम रहा था और एक उल्टा घूम रहा था, एक ऐसे घूम रहा है और एक ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ये इनकी डायरेक्शन है। अब जैसे ही आप फील्ड लगाओगे तो लेंस लॉ ये कहता है कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है ना, उसकी वजह से अब एक इंड्यूस करंट आ जाएगा, एक ऐसे डायरेक्शन में करंट बनेगा जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था उसको अपोज कर दे। अब जैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, इसको अपोजिशन कैसे मिलेगा, जब करंट का डायरेक्शन ऐसे ही होगा तो ये वाला जो करंट का डायरेक्शन है ये स्ट्रेंथन हो जाएगा, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ईएमआई इंड्यूस होता है, सॉरी हाँ, ईएमएफ इंड्यूस होता है इस तरीके से कि जो आने वाले चेंज को अपोज कर दे। वो अपोजिशन कैसे होगा, जब हमारे पास ये जो करंट है, इस तरीके से जो करंट है, क्लॉकवाइज जो करंट है ब्लू कलर की लाइन में, वो बढ़ेगा और जो पिंक वाला है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। सो अब इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं रहा ना, पहले तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का जीरो था, बट जब एक्सटर्नल फील्ड लगाया तो ये ब्लू लाइन वाला स्ट्रेंथन हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और ये वाला वीक हो जाएगा, तो ये इसको अपोजिशन करेगा। अब यहाँ पर आप बोल सकते हो कि नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ वैल्यू है, वो इंड्यूस डायपोल मोमेंट होगा जो वैल्यू आई आपके पास। आई बात समझ में? ठीक है, सो इंड्यूस डायपोल मोमेंट की वजह से एक्सटर्नल फील्ड को डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस रिपेल करते हैं। ये यहाँ पर लिखा भी है, हेंस ड्यू टू इंड्यूस डायपोल दीस सब्सटेंसेस आर वीकली रिपेल्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जिनके ऊपर आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि पहला तो यही है कि एज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम इज जीरो देयरफॉर नो एटॉमिक डायपोल्स। ये सबको बात समझ में आती है? यस मैम। राइट, प्रॉपर्टी पे आ जाओ, दे आर वीकली रिपेल्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये भी आपको समझ में आ रही है? क्यों रिपेल कर रहा है? क्योंकि एक फील्ड को अपोज करता है, इस तरीके से इंड्यूस डायपोल होते हैं जो आने वाले फील्ड को अपोज करता है, तो रिपल्शन होगा। नॉर्थ नॉर्थ, यहाँ पर देखो रिपल्शन हो रहा है, यहाँ पर नॉर्थ बन रहा है, यहाँ पर भी नॉर्थ है, ठीक है। इंड्यूस क्या होता है? क्या कह रहे बेटा? इंड्यूस मतलब कि कैसे बताऊं मैं, इंड्यूस का मतलब हो गया कि क्रिएट हुआ, नया बना, कुछ पहले नहीं था बट अब कोई चीज पैदा होना। हाँ, कोई चीज जो ओरिजिनल है उससे कुछ बढ़ जाए या फिर घट जाए तो इंड्यूस हो जाएगा। उसका बर्थ होना, ओरिजिनेट होना, पैदा होना, कुछ भी बोल सकते हो। कि अब ये लेंस लॉ की वजह से पहले तो डायपोल मोमेंट था ही नहीं ना डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में, बट अब जन्म ले गया। कहाँ से ले गया? वो लेंस लॉ के अकॉर्डिंग ले गया, ठीक है भाई। आने वाले चेंज को अपोज करने के लिए डायपोल मोमेंट ऐसे इंड्यूस हुआ, ऐसे उसका जन्म हुआ कि अपोजिशन हो जाए, आने वाले फील्ड का अपोजिशन हो जाए। तो उसके लिए आपको पता है मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग? करंट की डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल करते हैं, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। किधर से किधर होता है? साउथ से नॉर्थ होता है, ठीक है। तो नॉर्थ पोल इधर आ गए ना सारे, तभी तो अपोज होगा, इधर साउथ आएगा। तो ये वाला जो करंट है ये मजबूत हो जाएगा और ये वाला करंट वीक हो जाएगा। आई बात समझ में? मैम इसे एक बार यस मैम बना के बता दो। मैम क्या कह रहे हो शाली? मैम इसे एक बार स्क्रीन पे बना के बता दो, समझ में। साउथ वाला वो वीक हो जाएगा। देखो सुनो, एक लास्ट क्लास जिसने भी ली थी मैंने आपको ये बताया था कि जब आपके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो आपके पास नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है, ठीक है। सो आपके पास वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। तो ये मैंने कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का दो इलेक्ट्रॉन्स उठाए, दे आर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो आपके पास बाकी सभी तो कैंसिल कर देंगे, नेट मैग्नेटिक मोमेंट एक का बच जाएगा, तो हम बोलते हैं उस एटम के पास नेट मैग्नेटिक मोमेंट है। तो डायमैग्नेटिक एटम के पास नहीं होता, क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनका जो मोशन है, जैसे एक ऐसे घूम रहा है और एक ऐसे घूम रहा है, तो एक ऐसे और एक ऐसे, तो इनके मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल आउट कर देते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पर आपको दोबारा से बताऊं, जैसे ये समझ लो क्योंकि आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये जो एग्जाम्पल है आपको सीधा बस ये लिखा हुआ मिलेगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है ना, ऐसे आपको किताब में लिखा हुआ मिलेगा लेंस लॉ के हिसाब से ऐसे होता है, बट लेंस लॉ के हिसाब से ऐसे क्यों होता है वो मैं आपको बता रही हूँ,
जैसे पॉजिटिव न्यूक्लियस है ये और 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं मान लो इस डायरेक्शन में, ऐसे, मतलब ये जो पिंक लाइन है ये वाली ड्रॉ की है मैंने, पिंक ऐसे चल रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के मोशन से आप मैग्नेटिक मोमेंट बता दो किधर है, इस डायरेक्शन में है। ये मैग्नेटिक मोमेंट म्यू से रिप्रेजेंट कर रखा है, जनरली हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। अब उसका डायरेक्शन किधर है, ऐसे, इसका मतलब ये वाला जो पोल है ये नॉर्थ होगा और इधर जो बनेगा वो साउथ, एक करंट कैरिंग लूप है, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, और ऐसे साइड में होगी, क्या कह रहे हो बेटा, मैम राइट साइड में होगी इसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट की। हाँ बिल्कुल राइट साइड में होगी, इधर दिखा देते, ये इसका डायरेक्शन हो गया। अगर आपका जो करंट है ऐसे चल रहा है, और अगर इसी के साथ में एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जिसमें आपके पास कैसे चलता है, मान लो अगर ऐसे लें तो उसमें चल रहा है आपके पास इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट किधर होगा, इधर होगा, ये नॉर्थ हो गया साउथ हो गया, तो जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं ना उनमें ये मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल हो जाता है, गायब हो जाता है, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में बन रहे हैं। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में नहीं आता, क्योंकि वो ऐसे घूमते हैं कि उनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल हो गया। बट अब क्या होता है कि जैसे ही आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इसको लेके आएंगे, ठीक है, तो क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ईएमएफ ऐसे इंड्यूस होगा कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा था वो अपोज हो जाए। जैसे आपने क्या किया, इसके पास एक मैग्नेटिक फील्ड जो है ऐसे लेके आए, मान लो कि आप मैग्नेट लेके आए, तो फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है इनमें से पास करेंगी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है ना, इस चेंज को अपोज करना है। इसको अपोज कैसे करेंगे आप, जब आपका ये जो ब्लू कलर वाला करंट है ये मजबूत हो जाएगा, यानी अब ये तो बड़ा हो जाएगा, सपोज मैं मैग्नीट्यूड वाइज आपको बताऊं तो ये बड़ा हो जाएगा और पिंक कलर वाला थोड़ा छोटा हो जाएगा। ये पिंक वाला हो गया जिसका मैग्नेटिक मोमेंट μ1 ले लो और इसका मैग्नेटिक मोमेंट μ2। अब मुझे बताओ क्या नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 है? नहीं, एक बड़ा एक छोटा है, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आपके पास, और बनेगा कैसे, ये वाला डायरेक्शन जो है ये आना चाहिए। क्यों? क्योंकि तभी आपके पास जो नेट है वो इधर नॉर्थ देगा और इधर साउथ देगा। इधर नॉर्थ देगा तभी तो इससे निकलने वाली फील्ड लाइंस आने वाली फील्ड लाइंस को अपोज करेंगी या नहीं करेंगी? यस मैम करेंगे। यस अब आया समझ में? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ऐसे ये तो मैंने बात करी है सिर्फ एक एटम की, ऐसे बहुत सारे एटम्स हैं जिनमें इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट आएगा जो कि चेंज मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज हो रहा है उसको अपोज कर दे। क्लियर है? यस मैम। मैम बोलो बेटा। वाटर के पास कुछ मैग्नेटिक बिहेवियर होता है क्या? वाटर के पास नहीं होता, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो, लेकिन जब आप एक्सटर्नल मैम तो उसमें फील्ड, वेव्स क्यों बन रहा है? क्या वेव्स बन रहा है। क्या चीज, दोबारा ये बोलो। जो पिक्चर आपने लगा रखा है इसमें वेव्स बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। वेव्स कहाँ है बेटा? ये तो ये वेव्स नहीं है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड। नो मैम, ये तो गोला गोला बना हुआ है इसमें। ये आपको ये दिखा रखा है, ये करंट कैरिंग इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी करंट कैरिंग लूप जो है न्यूक्लियस के अबाउट जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं वो दिखा रखे हैं कि वो अब ऐसे घूम रहे हैं कि आपके पास नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में बन जाए, ऐसे। ओके क्लियर है सबको? यस मैम। आगे चले। बस ये वाला ही एक ऐसा पॉइंट है जो समझने वाला है, अदरवाइज सारी चीजें जो है लर्न करने वाली है। अगर आपको ये समझ में आता है तो आपको ये चीज समझ में आती है कि भाई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल क्यों करते हैं, ये आपको समझ में आ गया। भाई इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट ऐसे है कि रिपेल करेगा, ठीक है। और आपको इससे ये भी समझ में आता है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस अपने अंदर से फील्ड लाइंस को पास नहीं होने देगा, क्योंकि उसको अपोज करने के लिए फील्ड लाइंस पहले ही बैठी है, ठीक है। तो ये 2-3 चीजें आपको समझ में आएंगी और लेंस लॉ डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। ओके, सो यहाँ से 2 चीज आपकी हो गई है, एक तो एज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम इज 0 देयरफॉर नो एटॉमिक डायपोल्स एंड दे आर वीकली रिपेल्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है ये चीज सबको? यस मैम। थर्ड आपके पास आती है मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी, इसकी नेगेटिव है। बताओ नेगेटिव क्यों है? अभी बता दिया, इसी से सबको समझ में आ जाना चाहिए। मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी क्या होता है? एज एट विच मटेरियल गेट मैग्नेटाइज। अब ये क्या आपका जो मैग्नेटाइजेशन है ये अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो रहा? यस मैम। मैग्नेटाइज तो हुआ ना, नेट डायपोल मोमेंट तो अब आ रहा है बट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, इस वजह से जो है ये नेगेटिव साइन होता है, अपोजिट टू मैग्नेटिक
फील्ड, यहाँ लिख दीजिए मैग्नेटाइजेशन इज अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए सस्पेक्टिबिलिटी नेगेटिव होती है। दूसरा स्मॉल होती है। स्मॉल कैसे होती है? क्योंकि एक तो यहाँ पर इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट है, ठीक है, तो ये बहुत ही छोटी वैल्यू होती है जो आपके पास मैग्नेटाइजेशन हो रहा है ना, यहाँ पर ये वैल्यू बहुत छोटी है, इसलिए हम यहाँ पर वेरी स्मॉल लिख रहे हैं। कितना स्मॉल होता है? 10⁻³ टू 10⁻�6 ऐसे कुछ वैल्यू आती है। आपको अभी मैंने स्टार्टिंग में रिवाइज करा था, I इज इक्वल टू जीटा इंटू एच होता है ना। यस मैम। आपने जो फील्ड लगाया वो तो एच है, और जो उसका मैग्नेटाइजेशन हुआ वो हम आई से देते हैं। आपके लगाए गए फील्ड से मैग्नेटाइजेशन बहुत कम होता है, फील्ड बहुत ज्यादा लगाना पड़ता है और मैग्नेटाइजेशन बहुत कम होता भी है तो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए हमारे पास जो वैल्यू है वो नेगेटिव और वेरी स्मॉल है। क्लियर है ये चीज सबको? यस मैम। यस मैम। हाय तुषार बेटा। हेलो तुषार, मैम। हाँ जी बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। नो मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पक्का? आप तो पहले आते थे ना कैटलिस्ट बैच में? मैम एक बार आया था वो जो 6R वाली थी ना, फिर उसके बाद मेरा रेगुलर हो गया था। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अभी वाला टॉपिक समझ में आया कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में इंड्यूस्ड डायपोल होते हैं जिसकी वजह से वो एक्सटर्नल फील्ड को रिपेल करते हैं, उनका मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी नेगेटिव होता है और स्मॉल होता है। ये 3 पॉइंट क्लियर हो गए? यस मैम। इस डायपोल की वजह से उसका मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी नेगेटिव होता है, स्मॉल होता है। स्मॉल तो इसलिए होता है कि बहुत ज्यादा वैल्यू लगानी पड़ती है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की, और मैग्नेटाइजेशन कम होता है। नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जो है ये आप, वैसे तो इसका खुद का नेट मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ होता है? मैग्नेटाइजेशन होता ही नहीं, क्योंकि इसके पास एटॉमिक डायपोल है ही नहीं। एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे तो आपके पास जो डायपोल आ रहा है वो इंड्यूस्ड डायपोल आ रहा है, उसका खुद का नहीं था। वो इंड्यूस्ड डायपोल आ रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, फील्ड की डायरेक्शन में होता तो पॉजिटिव होता मैग्नेटाइजेशन। अगर फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट है तो हम उसको नेगेटिव लेते हैं। और एक्सपेरिमेंटली फाउंड है, जब हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में लगा रहे हैं बहुत ज्यादा, मतलब क्या करते हैं हम लोग, धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, लेकिन जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो बहुत कम पाया जाता है, तो इसलिए आपके पास जो वैल्यू है वो बहुत छोटी और नेगेटिव होती है। क्लियर है ये चीज सबको? यस मैम। अगली प्रॉपर्टी पे आ जाओ। रिलेटिव परमिएबिलिटी स्लाइटली लेस देन 1। आपको याद है फॉर्मूला म्यू आर क्या होता है? जीटा इंटू में, सॉरी जीटा प्लस में 1। अब जीटा तो नेगेटिव आ रहा है ना, और नेगेटिव चीज कोई आप 1 में ऐड कर रहे हो तो इट इज स्लाइटली लेस देन 1 हो जाएगा ना। यस मैम। यस मैम। स्लाइटली क्यों बोला है? क्योंकि मैंने देखो आपको वैल्यू बताई कि 10⁻³ है, 0.001, वो चीज आप 1 में से माइनस करो तो 1 से थोड़ा सा छोटा हो गया, राइट? तो रिलेटिव परमिएबिलिटी इज स्लाइटली लेस देन 1। यस सब है, बोलो बेटा। मैम चैट ऑफ कर दो प्लीज। यस मैम। चैट में भी डिस्टरबेंस हो रही है, एक मिनट कर देते हैं। आप लोग डिसिप्लिन के साथ क्लास नहीं लेते, इस वजह से आपकी क्लास में दिक्कतें आती है। चैट ऑफ कर देते हैं, माइक ऑन रखेंगे। अभी अगले पॉइंट पे आ जाओ। अगर एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, जरा सोचो वो कहां से कहां मूव करेगा? इट इज रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल फील्ड, तो स्ट्रॉन्ग से वीक फील्ड की तरफ जाएगा ना। यस मैम। क्योंकि वो अट्रैक्टेड नहीं है टुवर्ड्स फील्ड, ठीक है, कि वो वीक से स्ट्रॉन्ग में आ जाए। वो आपके पास अगर जहां स्ट्रॉन्ग फील्ड है उससे वो ज्यादा जल्दी रिपेल होकर वीक फील्ड के अंदर पहुंच जाएगा। अब अगली प्रॉपर्टी पे आ जाओ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम लेस डेंस इनसाइड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये भी आपको क्लियर है, क्योंकि वो आने वाली फील्ड लाइंस को रिपेल करता है। तो ये डायग्राम कई बार आपके पेपर में पूछा जाता है, बोर्ड्स में भी पूछा जाता है, और वैसे भी आपका जो नीट का पेपर है उसमें आपको 4-5 मटेरियल की फील्ड लाइंस ड्रॉ करके दिखा देंगे और पूछेंगे इनमें से डायमैग्नेटिक कौन सा है, पैरामैग्नेटिक कौन सा है, फेरोमैग्नेटिक कौन सा है, ठीक है। सो यहाँ से फील्ड लाइंस जो है वो आने वाली फील्ड लाइंस को अलाउ कम करता है अंदर से जाने के लिए, ऐसे बाहर से निकलेंगी, रिपेल होती है ना, 1-2 निकल जाएंगी, 1-2 बाहर से जाएंगी। समझ में आया? यस मैम। इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट भी अगर मैं इसमें बनाऊं तो कैसे बनेगा? समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसे, कुछ मतलब अपोजिट टू दी अप्लाइड फील्ड, ऐसे बनेगा। आई बात सबको समझ में?
हाँ दोबारा बता देती हूँ। देखो अभी मैंने सारी चीज आपको जो समझाई है, ये वाले डायग्राम में सारी की सारा सार है, मतलब सारा कंक्लूजन है यहाँ पर सारी प्रॉपर्टीज का। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है उसको ये इंड्यूस्ड डायपोल अपोज कर रहे हैं, तो आने वाली फील्ड लाइंस को पास नहीं होने देगा ना अपने अंदर से। यस दूसरा इसको आप ये भी समझ सकते हो कि जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है वो 1 से छोटी आ रही है। मतलब रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होता है कि कितनी फील्ड लाइंस को मटेरियल अपने अंदर से पास होने देगा, और वो 1 से कम होगी, इसका मतलब वो जो फील्ड लाइंस आ रही थी उनको कम पास होने देगा। 1 से ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास होने देगा। ठीक है, तो यहां से आपको दिख रहा है कि फील्ड लाइंस रिपेल्ड है, वो मटेरियल से बाहर से जाने की कोशिश कर रही है ड्यू टू इंड्यूस्ड डायपोल्स। क्लियर है? तो हमारे पास डायमैग्नेटिक पूरा हो गया है। अब मैं आप लोगों को एक पोल के थ्रू क्वेश्चन पूछती हूँ जो आपके PYQs है, ठीक है, जो आपके पेपर में आ चुके हैं, एंड आई होप आप लोग उसको कर दें। हाँ जी, ये वाला आपका रीसेंट पेपर में आया हुआ है बेटा, कीजिए सभी बच्चे, और टाइम लगा के करो, इसमें आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस हैं। मैम क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है। आपका उसमें देखो ना, पोल्स में आया है, पोल मैंने पोल लॉन्च किया है बेटा, अभी पोल्स में जाके चेक करो, सभी वोट करो। Among the following properties describing diamagnetism, identify the property that is strong, that is wrongly stated है. Sorry, this is wrongly मैम, stated. मैम मैं सोच रही थी स्ट्रांगली है तो मतलब जो करेक्ट नहीं। होगा। Wrongly. कर दिया। मैम बताना था एक बारी वापस से क्वेश्चन दे दो। कोई बात नहीं, आप जिन्होंने गलती से कर दिया एक बार हैंड रेज कर दो और अपना सही आंसर। मतलब करेक्ट आंसर कर दिया। मतलब मैंने उसमें जो मोस्ट एप्रोप्रिएट था वो दिया, मुझे लगा नहीं हाँ मैम, स्ट्रांगली सोच के कौन ज्यादा एप्रोप्रिएट है। मैम मैंने रॉन्गली देख कर ही इनमें किया से ना है। देखो स्ट्रांगली का क्वेश्चन बनता नहीं, क्यों नहीं बनता? क्योंकि प्रॉपर्टी 3 तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की है और एक Yes, नहीं है, ma'am, एक नहीं तो है। यहाँ से Yes, wrongly ma'am. stated है। स्मॉल थर्ड पॉजिटिव ऑप्शन वाली, जो है वो रॉन्ग है। मैंने स्मॉल वही करा। पॉजिटिव वाली बच्चे नेगेटिव वाला शांत था। शांत शांत शांत, जिन्होंने मैम गलती से थर्ड आंसर लगाया कर है। दिया है आप हैंड रेज करो, मैं आपसे आपका आंसर पूछूंगी दोबारा से कि अब आपको क्या लगता है जब मैं रॉन्गली स्टेटेड बोल रही हूँ। बाकी बच्चे उस पर वोट करें, रॉन्गली स्टेटेड के लिए बेटा वोट करेंगे सभी के सभी। मैम कर दिया। तुषार ओके डन, ठीक है, बाकी बच्चे भी वोट करोगे। 40 वोट्स आए हैं, 90 स्टूडेंट्स है क्लास में, कम ऑन, सभी बच्चे वोट करेंगे। मैम कर दिया। मैम पोल नहीं आया। क्या कह रहे हो शैली? मैम पोल ही नहीं आया। आया हुआ बेटा, पोल्स में जाके चेक करो, देखो बाकी बच्चों ने मैम उसमें एक बार ऑलरेडी कर दिया है ना, तब दोबारा कर नहीं दिया हो मैम। रहा। अच्छा कोई बात नहीं, अभी आपका आंसर मैं पूछूंगी, जिन्होंने गलती से कर दिया एक बार हैंड रेज करके रखो, मैं आपका आंसर पूछती हूँ फिर देखते हैं। मैम आप इस चैप्टर का एक बार एक शॉर्ट रिवीजन करा देंगी क्योंकि अब टेस्ट आने वाला है। बिल्कुल 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 करा देंगे बेटा। थैंक यू मैम। पेपर से जस्ट पहले आपका रिवीजन ही होना है, इस चैप्टर का भी होना है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का भी होना है। एक बार तो हो चुका है, दोबारा भी हो जाएगा, और थोड़ा फोकस इस पे ज्यादा कर लेंगे, ठीक है, कि इसका रिवीजन अच्छे से हो जाए क्योंकि recent हुआ है। वाला जो 11th वाला जो इस बार सिलेबस आया है वो भी कराएंगी आप या फिर वो हमें खुद ही करना है? नहीं 11th वाला आप लोगों को खुद करना है, बाकी अगर देखते हैं क्या प्लानिंग होती है। अभी तो 12th का ही एक टाइम कम होता है ना बेटा, आप लोगों के पास रिवीजन के लिए भी टाइम 1-1 घंटा है पर सब्जेक्ट। यस मैम अच्छा 20 मार्क्स का होगा क्या ये टेस्ट? जो भी इसका मार्क्स वगैरह का है, कितने मार्क्स का होगा वो आपको आफ्टर इंडिपेंडेंस डे शेयर कर देंगे। अभी आपको सिलेबस मिल गया ना, उसके अकॉर्डिंग आप कल तैयारी कर सकते हो। मैम आंसर बता कल दो तो क्या? पतंग उड़ाएंगे ना क्या कह रहे थे तुषार? मैम, कल तो पतंग उड़ाएंगे। कल तो पतंग उड़ाएंगे ना। पतंग उड़ाओगे? पतंग उड़ाएंगे। अच्छा, पतंग उड़ाना आता है? किस किस को पतंग उड़ाना आता है? मेरे को आता है ना। बढ़िया, भी आता है। मेरा सीखने का नहीं आता बहुत पर मन मैं है। अपने भाई के साथ उड़ा लेती हूँ। आता है। मैम आती है। वेदा को भी आता है, वेरी गुड। कल मैं भी सीखूंगी, कल आई विल ट्राई कि मैं पतंग उड़ा सकूं। पहले लेके आती हूँ, खरीद के लाती हूँ।
मैम बहुत महंगी मिल रही है मैम, बहुत ज्यादा, पतंग महंगी मिलती है? बहुत महंगी मैम, अब मिल रही है, पहले तो सस्ती मिलती थी। अच्छा, बना सकते हैं मैंने खुद? तो एक भी नहीं खरीदी, सारी मेरी छत पे आ जाती है अपने आप ही कट कट यस के। मैम। हम जी यहाँ से छतों से पकड़ रहे हैं। अच्छा अच्छा। खरीदी आती है। मैम मैं खुद यही काम कर रहा हूँ, छतों में डंडे डंडे ले रखे हैं बड़े बड़े, तो ले मैम आऊँ। इंडिपेंडेंस डे है ना, तो जितने भी पेट्रियोटिक सॉन्ग्स चल रहे हैं, तो मैं ना, पता है, मैं रोने लगी एक पेट्रियोटिक सॉन्ग सुन के, मतलब इतना ज्यादा वो अच्छा लगा मुझे। अच्छा, तुम तो अभी बताते बताते ही मुझे लग रहा है रो दोगी। यस हाँ, मैम। नहीं रोना नहीं बेटा, ठीक है। अब एक बार क्वेश्चन पे आओ, फिर पतंग की भी बात करते हैं। अच्छा, विच इज रॉन्गली स्टेटेड, पहला जो पॉइंट है वो डायमैग्नेटिक मटेरियल डू नॉट हैव परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट, ये तो ठीक है, ठीक है, नहीं होता, एटम्स के पास डायपोल मोमेंट ही नहीं होता, तो उनका खुद का कोई परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है। डायमैग्नेटिज्म इज एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये मैंने अभी आपको बताया। EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेंज लॉ, उसके बेस पे किया ना उन्होंने एक्सप्लेन। थर्ड आपके पास है डायमैग्नेटिक मटेरियल हैव अ स्मॉल पॉजिटिव सस्पेक्टिबिलिटी, ये भी करेक्ट है, ठीक है। और डायमैग्नेटिक, अच्छा, स्मॉल पॉजिटिव सस्पेक्टिबिलिटी, नेगेटिव होगी। नेगेटिव होती है। नेगेटिव होगा यहाँ पर। यस, तो दिस इज रॉन्गली स्टेटेड, आंसर हमको मिल गया। थर्ड पॉइंट इज रॉन्ग, क्योंकि मैम रॉन्गली बताना था। यस, रॉन्गली बताना था बेटा। फोर्थ पॉइंट क्या है? हमने स्ट्रांगली बता दिया। इट्स ओके, अभी समझ में आ गया ना रॉन्गली के हिसाब से कौन सा आंसर बना। यस मैम। ऑप्शन सी। यस मैम। बाकी फोर्थ पॉइंट क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज ईच अदर, ये भी मैंने आपको इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट में बना के दिखाया है कि जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो कैसे अपोजिट बनता है। क्लियर है सबको ये चीज? यस मैम। तो जिसने भी स्ट्रांगली के हिसाब से आंसर दिया, क्या उसको समझ में आया रॉन्गली के हिसाब से आंसर क्या होगा? यस मैम। डन। सो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में गड़बड़ नहीं करोगे ना? नो मैम। चलो वेरी गुड। तो पैरामैग्नेटिक पे आ जाए? यस मैम। चलो पैरामैग्नेटिक पे आ जाते हैं फिर। पैरामैग्नेटिक अब फटाफट तुम बता सकते हो भाई। पहले वाले केस में एक एटम के पास नेट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं था ना, सभी इलेक्ट्रॉन्स का मैग्नेटिक मोमेंट एड अप होके 0 बन रहा था, तो एक एटम एटॉमिक डायपोल की तरह बिहेव ही नहीं कर रहा था। बट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में उस एटम के पास एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट है, दैट एटम इज बिहेविंग लाइक एटॉमिक डायपोल। अब ये जो मटेरियल है इसके अंदर ये एटॉमिक डायपोल्स रैंडमली अलाइंड है, अभी भी इसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि एटॉमिक डायपोल्स रैंडमली अलाइंड है। यहां तक सबको क्लियर है? यस मैम। अब यहाँ पर इस मटेरियल का अगर मैं नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकालूं तो भी तो 0 आएगा ना, रैंडम अलाइनमेंट की वजह से, नॉट शोइंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। क्लियर है ये चीज सबको? बोलिए, आगे आ जाऊंगा। अभी जैसे मैंने पीछे आप लोगों से डिस्कस किया कि जब भी आप एक मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, पहली चीज क्या होती है, ये जो ये जो आपके डायपोल मोमेंट्स बन रहे हैं, ये जो आपके एटम जो है एक एटॉमिक डायपोल की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसके ऊपर टॉर्क लगता है, यानी ये अलाइन होना चाहेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। यस और नो? सेकंड पॉइंट क्या है? अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इंड्यूस्ड डायपोल अकर्स व्हिच अपोजेस अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। वो इंड्यूस्ड डायपोल कैसे आता है आपके पास? जो एक्सटर्नल फील्ड को अपोज करे, तो उसके हिसाब से डायरेक्शन ऐसे आना चाहिए और अलाइनमेंट के हिसाब से ऐसे डायरेक्शन आना चाहिए। तो कौन सा डोमिनेट करता है? जैसे पहले वाले में अलाइनमेंट नहीं था क्योंकि एटॉमिक डायपोल बन ही नहीं रहे थे, ठीक है। सेकंड लेंज लॉ वाला जो फैक्टर था वो कंट्रीब्यूट कर रहा था ज्यादा। यहाँ पर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड ज्यादा डोमिनेट करता है। ये बात सबको क्लियर हो गई? यस मैम। दिस डोमिनेट्स। क्लियर? अब जैसे ही फील्ड लगाओगे, फील्ड की डायरेक्शन में थोड़ा सेट होने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि थोड़ा नेट डायरेक्शन आपको राइट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है। यहाँ तक सबको क्लियर है? आगे चले। अब देखो, किसी भी मैग्नेटिक मोमेंट में, किसी भी वॉल्यूम में अगर आप मैग्नेटिक मोमेंट चेक करेंगे तो अब 0 नहीं बनेगा। जैसे हमारे पास बिफोर मैग्नेटिक फील्ड 0 बन रहा था। अब these substances are called paramagnetic substance and this phenomena is called paramagnetism। और ये कुछ एग्जांपल है, जैसे कैल्शियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ऑक्सीजन एट एसटीपी हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच एटम इज नॉट 0, ये तो अभी हमने डिस्कस कर लिया। एक एटम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं है। अगले पॉइंट पे आ जाओ, दे आर वीकली अट्रैक्टेड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड।
ऑब्वियस सी बात है अट्रैक्ट होंगी, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड वो अलाइन हो रहे हैं ना। लेंस लॉ वाला तो हमारे पास क्या कर रहा है, डोमिनेट नहीं कर रहा। फर्स्ट पॉइंट डोमिनेट करता है, देन इट इज अट्रैक्टेड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर सेकंड पॉइंट डोमिनेट करता तो रिपेल होता, राइट? यस मैम। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट पे आ जाओ। मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी इज पॉजिटिव बट वेरी लेस। ये बात समझ सकते हो या नहीं? मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी जो है पॉजिटिव है और लेस है। पहले वाले केस में क्या थी, नेगेटिव थी और लेस थी। लेस अभी भी है, ये तो चलो एक्सपेरिमेंटली फाउंड है, क्योंकि आपको पता है मैग्नेटाइजेशन होता है x इंटू एच, जीटा इंटू एच, सॉरी। जब आपका फील्ड बढ़ता है तो मैग्नेटाइजेशन भी बढ़ता है, और वो कितना बढ़ता है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है। यहाँ पर अब भी कम ही है, जैसे डायमैग्नेटिज्म में था, लेकिन ये पॉजिटिव क्यों हो गया बता दो जरा, पॉजिटिव क्यों है? सेम डायरेक्शन में है। क्योंकि मैग्नेटाइजेशन सेम डायरेक्शन में है। मैग्नेटाइजेशन फील्ड डायरेक्शन में है। यस, मैग्नेटाइजेशन जो हो रहा है दैट इज इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, इसलिए हम इसको पॉजिटिव बट वेरी लेस लेते हैं। और रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या हो जाएगा, स्लाइटली ग्रेटर देन 1। म्यू आर क्या होता है, 1 प्लस में जीटा। अब ये जो स्मॉल है ना, ये कितना स्मॉल है, ऐसे ही है 10 टू द पावर -6 टू 10 टू द पावर -6। अगर आप 1 में कोई चीज छोटी ऐड कर रहे हैं तो इट इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1 ना। दिस इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1। क्लियर है ये चीज सबको? यस। अब इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे मूव फ्रॉम वीक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन। ऑब्वियस सी बात है, दे आर अट्रैक्टेड इन द फील्ड, तो वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ भागेंगे ना। यस, वीक स्ट्रॉन्ग फील्ड, और उसमें स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग, या वहां पर क्या हो रहा था, स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक में जा रहे थे, क्योंकि वो रिपेल्ड है बाय द फील्ड, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड उसको धक्के से मारेगा और वो जाके वीक फील्ड में पहुंच जाएगा। अब लास्ट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिटवीन लाइंस बिकम्स मोर डेंस इनसाइड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। क्यों डेंस हो रही है बताओ जरा। एक तो आप इससे समझ सकते हो कि रिलेटिव परमिएबिलिटी जो है वो बताती क्या है कि कितनी फील्ड लाइंस उसमें से पास हुई है, वो 1 से बड़ी हो गई तो वहां पर डेंसिटी बढ़ेगी। दूसरा आप ये भी बता सकते हो कि उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो 2 कारणों से होता है, एक एक्सटर्नल फील्ड, एक इंटरनल फील्ड। तो मैग्नेटाइजेशन सेम डायरेक्शन में है, आपके जो डायपोल्स है वो सेम डायरेक्शन में अलाइन हो रहे हैं, तो ये भी तो इसको सपोर्ट करते हैं ना। यस मैम। और यहाँ पर जो ये एक्सपेरिमेंटली भी फाउंड है कि जो फील्ड लाइंस है वो स्पेसिमेन से पास होने का ट्राई करते हैं, वो अंदर से ही पास होंगी। जैसे अब जो बाहर वाली जो होंगी वो अट्रैक्टेड होंगी टुवर्ड्स दी मटेरियल, ऐसे इसके अंदर से पास होने का ट्राई करते हैं। क्लियर है ये चीज सबको? ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हो गई। अच्छा, एक छोटा सा अगर आपको क्वेश्चन आता है, कभी आएगा तो भी डायरेक्ट ही आएगा, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है मैग्नेटाइजेशन में। वैसे आपको कॉमन सेंस से बात आती है, मैग्नेटाइजेशन होता है जब मान लो अगर ये स्पेसिमेन है आपका, ठीक है, और इसके अंदर ये आपका नेट मैग्नेटिक मोमेंट बन गया, ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है इन एक्सटर्नल फील्ड। अगर मैं किसी भी वॉल्यूम में देखूं तो आपको दिखता है ना मैग्नेटाइजेशन, नेट मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा ना। यस मैम। सो यहाँ पर अब नेट मैग्नेटिक मोमेंट है, लेकिन अगर मैं टेम्परेचर बेटा बढ़ा दूं तो उनका रैंडमनेस फिर से आना शुरू हो जाएगा, वो दोबारा से उनको इतनी एनर्जी मिलेगी, वो दोबारा से अपनी जगह को छोड़ने लगेंगे। तो मैग्नेटाइजेशन घटता है ना टेम्परेचर से, घटेगा या नहीं घटेगा बोलो? यस मैम। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे कि मैग्नेटाइजेशन टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है। और मैग्नेटाइजेशन को हम मैग्नेटाइजिंग वेक्टर से दिखाते हैं आई से, दिस इज इक्वल टू सी बी नॉट बाय में टी। तो एक छोटा सा फॉर्मूला है, कोई डेरिवेशन नहीं है आपके सिलेबस में, बस आपको थोड़ा याद रखना है। जो बी नॉट होता है ये मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम होता है, मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम, ठीक है। टी होता है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो उस टाइम है, टेम्परेचर। सी आपके पास होता है क्यूरी कांस्टेंट। यस मैम। यस मैम। ठीक है, और आई तो आप सबको पता ही है, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। क्लियर है ये चीज सबको? ठीक है, तो मैग्नेटाइजेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी है। और इसका रीजन अगर आपको बताना हो किसी को तो क्या बताओगे? रैंडमनेस बढ़ जाएगा भैया, उनके पास एनर्जी आ जाएगी, वो इधर उधर मूव करने लग जाएंगे। तो किसी भी वॉल्यूम में जो पहले एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेट थे, अब वो सेट नहीं रहेंगे ना। और अब इसी का एक दूसरा वर्जन होता है, आपको पता है, आई को आप जीटा इंटू एच पुट कर सकते हैं, यस मैम। बी नॉट को आप पुट कर सकते हैं म्यू नॉट इंटू में एच नॉट डिवाइडेड बाय में टी।
सो यहाँ से आपके पास क्या चीज कटती है, सॉरी H नॉट नहीं, सॉरी H, ये आपके पास कटेगा H से H। सो यहाँ से आपके पास जो ये फॉर्मूला आता है इसको हम क्यूरी लॉ भी कहते हैं, म्यू नॉट बाय में T, दिस इज कॉल्ड योर क्यूरी लॉ। क्लियर है सबको? यस मैम। अच्छा देखो, इसका एक बहुत ही अच्छा सा लिमिटेशन बताती हूँ मैं। एक ही लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है, अगर मान लो आपने अच्छा खासा मैग्नेटाइजेशन कर दिया, आप मैग्नेटाइजेशन बढ़िया कैसे कर सकते हो, आप टेम्परेचर घटा सकते हो, रैंडमनेस को कम कर दोगे, राइट? या फिर आप मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको बढ़ा दो, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाओगे, टॉर्क लगेगा बढ़िया, अच्छा खासा मैग्नेटाइजेशन होगा। मान लो आपने अच्छा खासा लो कर दिया टेम्परेचर, बढ़िया स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया और आपका 100% अलाइनमेंट हो गया, अलाइनमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ठीक है? अब मुझे बताओ, अब इस टेम्परेचर से नीचे अगर मैं टेम्परेचर ले जाऊंगी तो क्या मैग्नेटाइजेशन और हो सकता है? नो मैम। हो चुका, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो ये जो पॉइंट है, वही टेम्परेचर है ना उसके लिए। क्या कह रहे हो बेटा? ये क्यूरी टेम्परेचर नहीं है। क्यूरी टेम्परेचर होता है, वो मैं बताऊंगी, जब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते, सॉरी फेरो को पैरा में कन्वर्ट जब आप कर देते हो, उस टेम्परेचर को बोलते हैं हम लोग क्यूरी टेम्परेचर। दिस इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर आपके पास 100% अलाइनमेंट है। बस इस टेम्परेचर से आप नीचे अगर जाते हैं तो मैग्नेटाइजेशन और पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो यानी इस स्टेट को हम बोलते हैं सैचुरेशन स्टेट। सैचुरेशन स्टेट, ये आपकी कौन सी स्टेट है? सैचुरेशन स्टेट। यहां के बाद अब चाहे कितना ही टेम्परेचर आप ले जाओ, आपका क्यूरी लॉ इनवैलिड हो जाता है। आफ्टर दिस क्यूरी लॉ, पर मैम मोस्टली तो 100% अलाइनमेंट पॉसिबल नहीं होता ना। होता नहीं, लेकिन अगर मान लो आपने टेम्परेचर बहुत डाउन कर दिया, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कर दिया, मान लो 98.9 98% भी आपका अलाइनमेंट हो गया, ठीक है? अब उससे ज्यादा आप टेम्परेचर नीचे लेके भी जा रहे हो तो भी और मैग्नेटाइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो वो सैचुरेशन स्टेट ही ना, ठीक है? अब उस सैचुरेशन स्टेट से आप नीचे लेके ही नहीं जा सकते हो, तो फिर टेम्परेचर के ऊपर मैग्नेटाइजेशन का इफेक्ट ही नहीं बचा ना। तो क्या हो जाएगा आपके पास? क्यूरी लॉ इनवैलिड हो जाएगा। क्यूरी लॉ तो ये बता रहा था मैग्नेटाइजेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, वो इनवैलिड हो गया। आई बात समझ में? यस मैम। अच्छा, अब फटाफट हम लोग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस डिस्कस कर लेते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? जैसे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर एक एटम के पास नेट मैग्नेटिक मोमेंट था, एक एटम एटॉमिक डायपोल की तरह बिहेव करता है, वैसे ही फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में करता है सेम, कि एक एटम के पास नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। एक एटम को आप एक एरो से दिखा सकते हो, जितने भी हैं, यानी यहाँ पर मैं अगर दिखाऊं एरो से दिखा सकती हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या होता है कि यहाँ पर एटॉमिक डायपोल्स अपने आप से ऐसे इंटरेक्ट करते हैं कि छोटे छोटे वॉल्यूम्स में वो एक डायरेक्शन में, बट वैसे रैंडमली अलाइंड है। जैसे कि मान लो अगर मैं यहाँ पर आपको 4 कॉलम बना के दिखाऊं, मान लो ये दिखा दिए मैंने, ठीक है? इस डायरेक्शन में सारे एटॉमिक डायपोल्स जो है एक डायरेक्शन में अलाइंड है, इसमें ऐसे अलाइंड है, या इसमें इस तरीके से अलाइंड है, ठीक है? इसमें आपके मान लो इस तरीके से अलाइंड है। तो हर एक एटम के पास नेट मैग्नेटिक मोमेंट, हर एक एटम एक एटॉमिक डायपोल है, लेकिन छोटे छोटे रीजंस में वो एक दूसरे से ऐसे इंटरेक्ट करते हैं, इन छोटे छोटे वॉल्यूम्स के अंदर वो एक डायरेक्शन में होते हैं और वो रैंडमली अलाइंड है। तो इस मटेरियल का अब नेट मैग्नेटिक मोमेंट अभी भी 0 है, ये एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा। एम नेट फॉर दिस होल मटेरियल जो मैंने एक ब्लॉक में दिखाया आपको, अब भी 0 है, ठीक है? अब आप सोच रहे हो कि मैम ये ऐसे कैसे 0 बन गया? पहली बात तो ये जो छोटा सा वॉल्यूम आपने लिया ना, इस छोटे से वॉल्यूम के अंदर 10⁻11 एटम्स होते हैं और ऐसे करोड़ों डोमेन्स हो, इनको डोमेन्स बोलते हैं। ये जो वॉल्यूम्स हैं जिनके अंदर वो सेम डायरेक्शन में लाइन है, इनको आप क्या बोलते हैं? डोमेन्स। आई बात समझ में? और बहुत करोड़ों करोड़ों डोमेन्स, आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखो ना, एटम्स कितने छोटे होते हैं, छोटे 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 छोटे, ऐसे बहुत सारे डोमेन्स हैं, पर एक डोमेन के अंदर सेम डायरेक्शन में एटम्स हैं, सेम डायरेक्शन में। क्या कह रहे हो बेटा? मैम ये मैग्नेट के अंदर बता दिया आप। नहीं, अभी तो मैंने मटेरियल के अंदर बताया, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कैसे होते हैं अंदर से वो बताया है। अभी वो मैग्नेट नहीं बना, अभी वो क्या है? एक मटेरियल है और उसके अंदर ये एटॉमिक डायपोल्स जो है, जो छोटे छोटे वॉल्यूम्स के अंदर एक डायरेक्शन में अलाइंड है और रैंडमली अलाइंड है, यानी अब भी मटेरियल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं शो कर रहा है। आई बात समझ में? यस
Yes, ma'am. डिफरेंस समझ में आया पैरामैग्नेटिक और फेरामैग्नेटिक में? फर्स्ट पॉइंट तो सेम है कि एटम के पास एटॉमिक डायपोल है, और पैरामैग्नेटिक में वो सारे एटॉमिक डायपोल रैंडमली अलाइंड है बट किसी वॉल्यूम में एक डायरेक्शन में नहीं होते। पैरामैग्नेटिक में छोटे छोटे वॉल्यूम्स के अंदर वो एक डायरेक्शन में होते हैं, और वो डोमेन्स आपस में सारी रैंडम अलाइन होती है। मान लो इस ये जो एक डोमेन है, इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में आया, इसका नेट मैग्नेटिक इसमें आया, इसका नेट इतना आया, इसका नेट, टोटल नेट बता रही हूँ, जब वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो वो नेट जब मिलता है तो 0 बन जाता है। ये बात सबको समझ में आ गई? Yes, ma'am. यहाँ से आपके ना बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, फेरोमैग्नेटिक पढ़ के पैरामैग्नेटिक भी क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो अगला जो पॉइंट है, जब आप इसको एक्सटर्नल फील्ड में लगाएंगे तो क्या होता है। तो फील्ड में लगाने से पहले मैं आपको थोड़ा डोमेन बता देती हूँ। मान लो सपोज इनिशियली आपके पास ये 4 ब्लॉक से दिखा रही हूँ, बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं। मान लो आपके पास क्या होता है, इस डायरेक्शन में 3 ऐसे थोड़े से दिखा देते हैं 5-5 करके, ये मान लो ऐसे हैं। ठीक है, ये मान लीजिए ऐसे हैं। तो जैसे ही आप फील्ड लगाएंगे तो क्या होता है, वैसे आपको पता है कि टॉर्क लगता है। ठीक है, लगता है ना कि वो उसी की डायरेक्शन में आपके पास सेट होने लग जाते हैं। अब डायामैग्नेटिज्म में उल्टे सेट होते हैं, पैरामैग्नेटिज्म में उसके डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, सोचो जरा। यहां पर भी टॉर्क लगेगा, लेकिन एक अजीब सा इंटरेस्टिंग सा फिनोमिना हो जाता है। मान लो ये आपके पास ऐसे, वो ये होता है कि जो बी एक्सटर्नल जो आपने लगाया, जो फील्ड आपने लगाया, इसकी डायरेक्शन में जो एटॉमिक डायपोल्स है वो ग्रो करने लग जाते हैं, वो रीजन ग्रो करने लग जाएगा। जैसे इसकी डायरेक्शन में ये वाले एटॉमिक डायपोल्स है ना, तो ये कैसे हो जाएंगे, देखो ये आपके पास ऐसे आएंगे बेटा। मान लीजिए ये आपके पास थोड़ा ग्रो करने लग गया। ठीक है, इस तरीके से इसके अंदर जो फील्ड की डायरेक्शन में एटॉमिक डायपोल वाला जो डोमेन है वो ग्रो करने लग जाएगा, और बाकी के ऊपर थोड़ा टॉर्क लगेगा। वो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेट होना चाहेंगे बट हुए नहीं है अभी। मान लो ये आपके पास है, और सपोज मैम एक बार क्या कह रहे हो बेटा, मैम एक बार डोमेन बता दो। डोमेन दोबारा बताती हूँ, डोंट वरी, दोबारा बताती हूँ मैं। ठीक है, ये ग्रो करने लग गया आपके पास। सपोज ये आपके पास ये इतना ले गया, और ये पार्ट, इसको कैसे करेंगे, हाँ इसको ऐसे कर लेते हैं। अभी दोबारा बताती हूँ, डोंट वरी। मानो थोड़ा और ग्रो करा देते हैं, थोड़ा सा अच्छे से क्लियर पता लगेगा। ये थोड़ा ग्रो कर गया मानो। उसी डायरेक्शन में ग्रो करेगा जहाँ पे हमने बी नेट लगाया है। हाँ जी बेटा, बी नेट की डायरेक्शन में ग्रो करेगा। डोमेन करने लग जाएगा। क्या कह रहे हो, जैसे कि अब हम इस पे एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे तो मैम इसमें डोमेन ग्रो करने लग जाएगा या एटॉमिक डायपोल? डोमेन्स ग्रो करेंगी तो एटॉमिक डायपोल्स उसमें और आ जाएंगे ना। डोमेन ग्रो करने का मतलब क्या है कि उसके अंदर उस पर्टिकुलर डायरेक्ट जो वो डोमेन है जिसके अंदर एटॉमिक डायपोल एक डायरेक्शन में है और उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो बाकी की जो डोमेन्स है उसका वॉल्यूम उसके अंदर आने लग जाता है। वहां से कुछ कुछ जो आपके पास जैसे यहाँ पर 5 है ना, अब यहाँ पर हम 3 दिखा लेते हैं। मान लो इसके ऊपर टॉर्क लगा, 1 2 3 हो गए, कुछ इसके अंदर आ गए। इसमें 5 थे, कुछ इसके अंदर आ गए, कुछ आपके पास यहाँ पर इस डायरेक्शन में सेट हो गए, 2 3 मैंने दिखा दिया। ठीक है, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से थे, कुछ इसमें आ गए, और कुछ आपके पास ऐसे हो गए 2 3। आई बात थोड़ी बहुत समझ में? ठीक है, तो अभी दोबारा से रिपीट करती हूँ। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर एटम्स के पास एटॉमिक डायपोल होता है। ठीक है, बट एक क्वांटम मैकेनिक फिनोमिना है, ये आपको वैसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते अभी हम, लेकिन अभी बताते हैं कि रिजल्ट्स क्या है। रिजल्ट क्या पाए जाते हैं कि वो जो एटॉमिक डायपोल्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करके छोटे छोटे वॉल्यूम्स में पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेट है। कोई ऐसे सेट है, कोई ऐसे सेट है, कोई ऐसे सेट है, जैसे यहाँ पर आपको दिखा रखा है, कोई ऐसे सेट है, कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई साइड में ऐसे नीचे सेट है। बट ये सारे रैंडम अलाइनमेंट है, मतलब एक का कुछ नेट निकल जाएगा, अगले का कुछ नेट, इसका कुछ नेट, इसका कुछ नेट, वो वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो सारों का नेट 0 हो जाता है। बट जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड लगाओगे, फील्ड की डायरेक्शन में जो डोमेन है वो ग्रो करने लग जाता है। ग्रो करने का मतलब क्या है कि अब उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ज्यादा एटॉमिक डायपोल्स आने लग जाएंगे,
बाकी के जो बचते हैं उनके ऊपर टॉर्क जरूर लगता है। अब जैसे ये वाला था, ये भी आपके पास क्या कोशिश कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में सेट होना चाहता है। ये भी थोड़ा सा सीधा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में सेट होना चाहता है। ये थोड़ा सा घूमा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में सेट होना चाहता है। ओवर द टाइम सारे ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में सेट हो जाएंगे। ठीक है, ये होता है जब आप एक्सटर्नल फील्ड होते हैं उस लाइन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। क्या कह रहे हो बेटा, दोबारा बोलो। तो मैम ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं फिर? हाँ जी बेटा, मतलब 100% अलाइनमेंट तो देखो पॉसिबल नहीं है, बट डोमेन ग्रो कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में बहुत सारे एटॉमिक डायपोल्स आते हैं। ओके, ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज की, फटाफट कर लेते हैं, 5 मिनट लगेंगे। ये पहला पॉइंट तो वही हो गया, एज नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम ड्यू टू ऑल इलेक्ट्रॉन इज नॉट जीरो, एटॉमिक डायपोल एग्जिस्ट करते हैं एंड आर अलाइंड इन सेम डायरेक्शन इन स्मॉल वॉल्यूम्स कॉल्ड डोमेन। सेकंड पॉइंट, दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। आप समझ सकते हो, डोमेन ग्रो कर रही है ना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में सेट हो रहे हैं, दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। जो फील्ड जो होती है वो जितना ज्यादा सेट होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, उतना ज्यादा वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। यस, ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है दैट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट। कोई भी आप मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हो उसमें अट्रैक्ट हो रहा है, जो डोमेन उसकी डायरेक्शन में वो ग्रो करने लग जाएगी, ओवर द टाइम ज्यादा अट्रैक्शन होगा। ठीक है, अब मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी पॉजिटिव है एंड लार्ज है, ये समझ सकते हो ना, बोलो जरा। यस मैम। पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि बहुत वॉल्यूम ग्रो कर रहा है ना, सिर्फ बहुत सारे जो मैग्नेटिक डायपोल्स हैं उसी की डायरेक्शन में अलाइन हो रहे हैं, मैग्नेटाइजेशन जो हो रहा है वो उसी की डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, जो फील्ड है फील्ड की डायरेक्शन में, और लार्ज है। ठीक है, लार्ज कितना है, 10⁻3 10⁻6 इतना लार्ज हो जाता है। ओके, वो ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर से क्रॉस कराएगा। अब रिलेटिव परमिएबिलिटी यही बताती है, रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है 1 प्लस में जीटा। जीटा आप देखो कितना हाई है, तो रिलेटिव परमिएबिलिटी भी तो बहुत हाई हो जाएगा ना, अबाउट 10⁻3 और 10⁻6, यानी बहुत ज्यादा डेंस हो जाएगा मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसको हम शो कैसे करते हैं, यहाँ पर दिखाती हूँ मैं आपको। जैसे पैरामैग्नेटिक में भी अट्रैक्टेड थी, जो फील्ड के अंदर से पास करी थी, इसमें ज्यादा अट्रैक्टेड होती है। ये हो गया, मान लो इसमें मान लो दूसरी लाइन ऐसे आ गई, तीसरी ऐसे आ गई, चौथी ऐसे आ गई, बहुत अट्रैक्टेड होती है मटेरियल की तरफ, इस तरीके से। क्लियर है सबको? यस मैम। अब इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दैट स्पॉन्टेनियसली मूव फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्ग फील्ड, ये आपको समझ में आता है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो अट्रैक्टेड है। यस बोलो बेटा। यस मैम। यस मैम। ठीक है, क्लियर है सबको? अब एक छोटा सा जो मिसकंसेप्शन है, जो छोटा सा डाउट है, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो परमानेंट मैग्नेट बन जाते हैं, जब आप मैग्नेटिक फील्ड उसको हटा देंगे वो मैग्नेट बने रहते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता, दो टाइप्स होते हैं। जब जैसे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस पे आपने जब एक्सटर्नल फील्ड लगाया तो मैग्नेटाइजेशन हुआ, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ रहा है। लेकिन जैसे ही आप फील्ड को गायब कर देंगे क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज गायब हो जाएंगी, मैग्नेटाइजेशन वैनिश हो जाएगा। लेकिन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के दो हिस्से होते हैं, एक होता है हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जिसमें अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को गायब भी कर दोगे तो भी उसमें मैग्नेटाइजेशन बना रहेगा, वो एक परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। ठीक है, इनको परमानेंट मैग्नेट्स बोलते हैं, हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है एल निको। एल निको एक अलॉय होती है एल्यूमिनियम, कॉपर, निकल एंड कोबाल्ट, और एक बार मैग्नेटिक फील्ड में रख दी वो परमानेंट मैग्नेट बन जाएगी जिंदगी भर के लिए। आई बात समझ में? और एक होता है सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जिसके अंदर मैग्नेटाइजेशन डिसअपीयर हो जाता है। इसका एग्जांपल सॉफ्ट आयरन, जैसे आपने सुना होगा कि सोलेनॉइड के केसेस के अंदर हम लोग उसके बीच में एक सॉफ्ट आयरन कोर लगा, वो इसीलिए लगाते हैं कि हमको कई बार सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनाना होता है, बट हमको ऐसा नहीं है कि उसमें जो है मैग्नेट बन जाए, जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दें वो आप वापस एक नॉर्मल सब्सटेंस बन जाए। तो वहां पर सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल होता है इन केसेस ऑफ सोलेनॉइड। ऐसा क्वेश्चन आपका नीट में पूछा भी हुआ है इस तरीके से कि सॉफ्ट आयरन कोर जो है वो क्यों यूज हो रहा है। ठीक है, मैग्नेटाइज हो जाता है इसलिए। हाँ, क्योंकि वो करंट के हिसाब से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज, आपने करंट चलाया मैग्नेटाइज हो गया और करंट बंद किया डीमैग्नेटाइज हो गया। हमारा जब तक उससे काम हमको चाहिए तब वो आपके पास मैग्नेट बन जाए, उसके बाद वो बंद हो जाए। ठीक है, तो दो तरीके के होते हैं, एक हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और एक सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है क्यूरी टेम्परेचर पे, बस 2 मिनट लगेंगे, देन आई विल एंड दिस सेशन। जब आपका टेम्परेचर आप बढ़ाते हो
तो आपको पता है कि रैंडमनेस बढ़ती है, तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है मैग्नेटाइजेशन वो घटता है। तो फेरोमैग्नेटिक में भी ऐसे ही होगा, फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी घटेगी। लेकिन क्या होता है कि एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिसपे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करता है। जब वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक में बदल जाए, जिस टेम्परेचर पे वो चेंज होता है उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर, और इस चेंज को हम बोलते हैं फेज ट्रांजिशन। और जब हमारे पास टेम्परेचर ग्रेटर देन क्यूरी टेम्परेचर होता है तो सस्पेक्टेबिलिटी और टेम्परेचर का ये रिलेशनशिप होता है। सस्पेक्टेबिलिटी इक्वल्स टू सी बाय में टी माइनस में टीसी। टी होता है जो टेम्परेचर है उसके अभी जो लगाया हुआ आपने, और टीसी आपका क्यूरी टेम्परेचर, सी होता है क्यूरी कांस्टेंट। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये फॉलो होता है। लेकिन क्यूरी टेम्परेचर पे आपसे सवाल पूछ सकते हैं भाई कौन से टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एक पैरामैग्नेटिज्म शो कर रहा है, तो वो कौन सा टेम्परेचर होता है? क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर। अब इसके अंदर देखो आपके नीट के कुछ क्वेश्चंस है, ये 2018 का क्वेश्चन है, ये भी आपके पास 2016 या 17 का क्वेश्चन है, ये 2011 का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन आए हुए हैं ना मैग्नेटिज्म एंड मैटर से। यस मैम। और ये तो मैंने Yes, आपको ma'am. 3-4 क्वेश्चंस देखे हैं, मतलब आपके क्वेश्चंस आते हैं। और जो प्रॉपर्टीज पे बेटा क्वेश्चंस आते हैं ना वो आप लोगों को आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है। अगर कोई क्वेश्चन आएगा आपको 3 सेकंड से ज्यादा थ्योरी बेस्ड है ना मैम। हाँ जी बेटा। मैम ये हमारा फोटोन बैच जो है वो क्या है? G10 है, J11 है, क्या है? G7